नमस्कार बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। मैं आपको जो हिंदी की क्लासें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आज हम बीए द्वितीय वर्ष के जो पाठ्यक्रम है रीतिकाल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कि रीतिकाल का जो इतिहास है उसके बारे में 2 एपिसोड मैंने आपको बताए हैं, और अगले एपिसोड में देखिए कि भाषा साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन में कवियों की जो प्रवृत्ति का विवेचन करने के लिए जिस प्रकार वर्ण विषय के अनुसार रचनाओं का वर्ग विभाजन और उस प्रवृत्ति के द्योतक प्रत्येक विभाग का नामकरण अनिवार्य होता है। यानी अध्ययन करने के लिए जो अपन कवियों की जो प्रवृत्ति है उसकी विवेचना करते हैं, तो विवेचना करने के लिए जो वर्ण विषय है जिसका वर्णन किया जाना है उसके अनुसार अपन जो है रचनाओं का विभाजन कर देते हैं, और उसमें जो प्रवृत्ति के जो द्योतक जो अलग अलग भाग हैं उसका हम नामकरण भी करते हैं। उसी प्रकार उस प्रवृत्ति के प्रेरक तत्वों का विश्लेषण और तत्संबंधी रचनाओं के परिणाम को भी आंकने के निमित्त उसके प्रसार काल की सीमाएं निर्धारित कर लेना भी आवश्यक होता है। यानी उस प्रवृत्ति के जो प्रेरक तत्व है, यानी उसको जो प्रेरणा देने वाले तत्व हैं उसका विश्लेषण करने और तत्संबंधी रचनाओं यानी उस काल की रचनाओं का जो परिमाण है, सीमा है, और उसका जो आकार प्रकार है और उसकी जो काल है, उसकी समय है, उसकी सीमाएं भी हम निर्धारित करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का मतलब एक मूल आधार ग्रंथ है जिसका अनुकरण सभी साहित्यकारों ने किया है, बिना उसके किसी का भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आप नहीं पढ़ोगे तब तक हिंदी इतिहास को समझ नहीं पाओगे। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उसके लिखते समय उसे प्रवृत्तियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया था तथा प्रवृत्ति विद्वानों ने उनके इस विभाजन की काल सीमाओं को प्राय अनिवार्य रूप से ग्रहण कर लिया है। उनके द्वारा जो विभाजन किया हुआ था, उन विभाजन को और उनकी जो कालों की जो सीमा है, यानी कहाँ तक वो काल आएगा, कौन से समय तक वो काल आएगा, उसको अनिवार्य रूप से ग्रहण किया है। किंतु उनका बड़ा दोष यही है कि वे इस संबंध में उदार नहीं हो पाए तथा निश्चित संवत से प्रवृत्ति विशेष का आरंभ और निश्चित संवत पर उसका अंत निर्धारित कर बैठे। अब देखिए निश्चित क्या होता है, उनमें क्या दोष हो गया, रामचंद्र शुक्ल में क्या दोष है कि वो एक निश्चित जो संवत है, सन है, उससे उस प्रवृत्ति का आगमन प्रारंभ होना और उस एक निश्चित समय पर ही उसका अंत होना, ये निश्चित कर बैठे, निर्धारित कर बैठे। जबकि हम और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी विचारधारा का, किसी भी प्रवृत्ति का, किसी भी काव्य का न तो अचानक उदय होता है और न ही अचानक अंत होता है। धीरे धीरे जो है प्रवृत्ति जो है उभरती है, और जब वह प्रमुखता से छा जाती है तब उसका काल आरंभ होता है और धीरे धीरे उसका जो है ह्रास शुरू होता है, और जब अंत बिल्कुल ही हो जाता है तो तब उसका अंत कहा जाता है। लेकिन यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने जो है निश्चित तिथि बता करके उसका आरंभ किया है और निश्चित तिथि बता करके इनका अंत किया है, जो गलत है, क्योंकि इसके बाद भी रचनाएं होती रही हैं। भक्ति काल में भी रीतिकालीन रचनाएं मिलती हैं और रीतिकाल में भी भक्तिकालीन रचनाएं मिलती रहती हैं। तो ऐसे में अचानक न तो अंत होता है न उदय होता है। जिस युग में रीति निरूपण ग्रंथों के निर्माण की प्रचुरता रही उसको रीतिकाल संज्ञा देते उसका समय भी उन्होंने संवत 1700 यानी 1643 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत यानी 1843 ईस्वी तक निश्चित किया है। यानी 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक उन्होंने रीतिकाल का जो समय है वो निर्धारित किया है। परंतु इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि उन रीति कवियों के कतिपय ग्रंथ इनके आगे पीछे रचे जाने के कारण रीतिकाल की परिधि में नहीं आ पाते थे, जिन्हें वे स्वयं ही इस युग में परिगणित कर चुके हैं। रीतिकाल का प्रारंभ कृपाराम की हित तरंगिणी, जिसका रचना काल सन 1541 ईस्वी माना जाता है,
पर वास्तव में रीतिकाल का जो प्रवर्तक कौन है, इसके विषय में आज भी विद्वानों में मतभेद हैं। आलोचकों का जो एक वर्ग है वो केशव को, दूसरा वर्ग चिंतामणि को इसके प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी रीतिकाल के जो प्रारंभ है वो हम हमारे जो कृपाराम की जो हित तरंगिणी है उसके बाद से मानते हैं। वास्तव में उसका जो प्रचलन है वो बाद में हुआ है। और इसके जो प्रवर्तक हैं रीतिकाल के, इसमें भी दो जो है आचार्य एक साथ उभर कर सामने आते हैं। एक तो केशवदास, दूसरे चिंतामणि। एक वर्ग जो है चिंतामणि को इसका प्रवर्तक मानते हैं, एक वर्ग जो है वो आचार्य केशव को इसका प्रवर्तक मानते हैं। चिंतामणि कृत रसविलास तथा मतिराम कृत रसराज 1643 ईस्वी से लगभग 10 वर्ष पूर्व की तथा ग्वाल कवि की रस रंग आदि रचना 1846 से लगभग 10 से 15 वर्ष बाद की ठहरती है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया था ना कि कोई भी रचना एकदम से ना तो प्रवृत्ति एकदम से आती है, ना एकदम से जाती है। तो चिंतामणि कृत जो रस विलास है और मतिराम कृत जो रसराज है वो 1643 जो ईस्वी है उससे लगभग 10 वर्ष पूर्व, यानी इससे भी 10 वर्ष पहले की रचना है। और 1846 में जो है वो जो ग्वाल कवि हैं उनकी रसरंग जो कविता हैं वो बाद में भी आती रहती हैं। 10-15 साल तक के बाद में भी रीतिकालीन जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे कवि ऐसे भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ और उनकी रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई, अथवा उनका जन्म रीतिकाल में हुआ और रचनाएं वे इसकी समाप्ति के 10 से 20 वर्ष तक करते रहे। यानी कवि का जन्म तो जो है भक्ति काल में हुआ है, लेकिन रचनाएं जो है वो रीतिकाल की लिखी गई हैं। तो इस तरह से जो है ये मतभेद चलते रहते हैं। अतएव रीतिकाल की सीमाएं हमें सामान्य रूप से 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। ये निष्कर्ष देख लीजिए कि इसकी जो सीमाएं हैं हमें कब माननी चाहिए, 17वीं शताब्दी से लेकर के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक माननी चाहिए। इस काल के आदि और अंत के दोनों लगभग 20-20 वर्ष का समय छोड़ा गया है। यदि उसे इसकी प्रस्तावना और उपसंहार के नाम से अभिहित किया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको रीतिकाल की सीमा ज्ञान के बारे में बताया, सीमांकन के बारे में बताया, रचनाओं के बारे में बताया, प्रवर्तक के बारे में बताया। और अगले वीडियो में हम इसी रीतिकाल का जो भाग 4 है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।